अनुपुराली सर तांकर बहुत स्टूडेंट कौटी अच्छी आईआईटी पढ़ाती एंड आज ये वीडियो रे मेनली डिस्कशन करवा इंटरव्यू केमी क्रैक करवा एंड कौन सी एग्जाम से बच्चे क्या करते हैं ना सर मेनली स्टडी मटेरियल को देखते हैं एंड पीवाईक्यू को कभी नहीं देखते हैं। जब एग्जाम होता है तो पीवाईक्यू देखते हैं, तो नोट पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे। तो टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के दिन में कितना आवर पढ़ना चाहिए, एमएससी के बाद पीएचडी करें या बीएड करें। सर बहुतों का दिक्कत ये है कि सब बोलते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। एसएसबी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, एसएसबी हो गया, ओपीएससी हो गया या जितना भी इंटरव्यू होता है ना उड़ीसा में, तो एसएसबी का लेक्चरशिप में 2-3 बार बैठ चुका है इंटरव्यू में, लेकिन क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो डेमो कैसे करते हैं या कैसे देते हैं, ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करना चाहिए। देखो डेमो जो है डेमो उतना टाइम तक नहीं लेता है। और तुम स्टार्ट करोगे बस तो टॉपिक क्या करेगा, घुमा देगा। जब भी इंटरव्यूअर के सामने तुम ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते हो, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है सर, पेपर पब्लिकेशन पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। आईआईटी का टैग का तो कुछ हद तक बेनिफिट्स मिलता है। लाइफ में प्लान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं, हम तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है ना, तो मैंने आईआईटी पाई प्रिपरेशन करूँच या करेंगे तो अनुप सर को आप फॉलो करेंगे आराम से। আমি জানি না কজন বাংলা বুঝবে এখানে, তো যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের সবাইকে বলবো একদম মাথা ঠান্ডা রাখো। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चुमन केमिस्ट्री। आज आम संगे अच्छा अनुपुराली सर तांकर बहुत स्टूडेंट कौटी अच्छी आईआईटी अच्छा एनआईटी अच्छा सी एंड जी आम केमिस्ट्री मेनली केमिस्ट्री सार को समस्त जानते अन एकाडेमी सार पढ़ाती एंड आज ये वीडियो रे मेनली डिस्कशन करवा इंटरव्यू केमी क्रैक करवा एंड कौन सी एग्जाम को केमी क्रैक करवा मेन पीजीटी एंड एसएसबी लेक्चरशिप केमी क्वालिफाई करवा ताऊपर देखा एंड ईच एंड एवरीथिंग आम डिस्कशन करवा ये वीडियो टी लंबा हो पारे बट बहुत किसी शिखा को मिल। वीडियो को लास्ट जाए देखु एंड जो मैंने वीडियो को न्यू देखते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। सर तो वेस्ट बंगाल से हैं, तो हम हिंदी में थोड़ा बात करेंगे। ओके, तो हम पूछना चाहते हैं सर एक एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेसिकली कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें उस एग्ज़ाम की सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए। पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको बहुत ही अच्छे से तुम्हें देखना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि विदाउट पीवाईक्यूज़ तुम्हें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज़ को समझो, क्वेश्चन की पैटर्न को समझो, किस तरीके की क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लेट्स कंसिडर केमिस्ट्री के क्वेश्चन। केमिस्ट्री के क्वेश्चन जैम में एमएससी एंट्रेंस वो भी है, सीपीईटी वो भी एमएससी एंट्रेंस है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें सीयूईटी वो भी एमएससी एंट्रेंस है, बट सभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अलग अलग है। तो सिमिलरली तुम्हारे स्टेट में जो एग्ज़ाम हो रहा है, तुम्हें सबसे पहले उस क्वेश्चन की पैटर्न को समझना है और क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन लेवल कैसे आ रहा है, कौन सी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है। तो अगर इस चीज़ को तुमने समझ लिया तो एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना सर, मेनली स्टडी मटेरियल को देखते हैं एंड पीवाईक्यू को कभी नहीं देखते हैं। जब एग्ज़ाम होता है तो पीवाईक्यू देखते हैं, तो उसके बारे में क्या, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करें उससे पहले हम पीवाईक्यू देखना चाहिए या लास्ट में देखना चाहिए। देखो सबसे पहले मुझे लगता है तुम एक बार पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करो। अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो एसएसबी की, तो ऑब्वियसली तुमने केमिस्ट्री तो पढ़ लिया। ऐसे तो नहीं है जो तुम्हें केमिस्ट्री आता नहीं है, तुम्हें केमिस्ट्री आता है। तुम्हें बस जानना है जो कहाँ से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके की क्वेश्चन आएगा। अगर इस बात को तुमने जान लिया तो ऑटोमेटिकली तुम एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करो, तुम आइडेंटिफाई करो। लेट्स कंसिडर तुमने पेपर लेकर बैठा, पेपर में तुमने 10 क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले टॉपिक को मार्क करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक मज़ेदार चीज़ अगर तुम देखोगे, अगर तुमने लास्ट 3 साल की क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, तो हर साल 100 क्वेश्चन आ रहा है। तो हर साल 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो लास्ट 3 साल में 300 क्वेश्चन होगा। तो क्या क्वेश्चन 300 टॉपिक से आ रहा है? बिल्कुल नहीं। जो 100 क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसे 50 या 60 टॉपिक होगा जो 3 साल में तुम्हें कॉमन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वो 50 या 60 टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, तब देखो तुम्हारे जो बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा है ना तुम्हारे, वो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि तुमने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया। तो सबसे पहले सिलेबस को छोटा करना सीखो, और छोटा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले पीवाईक्यूज़ करना पड़ेगा। तो पीवाईक्यूज़ मुझे लगता है शुरू से ही करना चाहिए बच्चों को। हाँ जी सर। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना, नोट पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं।
देखो, नोट्स तुम कर सकते हो, बट मुझे लगता है बुक्स अल्टीमेट है, ठीक है। बुक्स के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। नोट्स एक लिमिटेड होता है, नोट्स एक लिमिटेड सोर्स होता है। अगर तुम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें बुक के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, बुक को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता है, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस है, सभी चैप्टर की बुक को पढ़ोगे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं सजेस्ट करूँगा नोट्स के ऊपर डिपेंड करो। अगर तुम 60% नोट्स डिपेंड हो रहे हो तो बाकी 40% बुक डिपेंड हो। और बुक कौन सी टॉपिक पढ़ोगे? जो टॉपिक PYQs में फ्रिक्वेंटली देख रहे हो आ रहा है। और जिस टॉपिक को नहीं बन रहा है ना, मैं देखता हूँ बहुत बच्चों को कोई भी टॉपिक नहीं आता है, वो जाकर यूट्यूब देख लिया। ऐसे नहीं होगा। अगर तुम्हें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें टीचर बनने के लिए तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें बुक पढ़ने की हैबिट होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही किया जाएगा, तो बुक पढ़ने की हैबिट रखो, ये मैं सजेस्ट करूँगा सभी को। ये सर का थोड़ा अच्छा पॉइंट था कि बुक पढ़िए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहवाक चाहूँगी ये भितर तो मेन है कि जे आमे बुक पढ़ा कथा, बिकज जितेबाला आम लेक्चर भी होगा कौन भी एग्जाम क्रैक करके चली भी जावा, बट आम पिला भलसे गाइड करवा ना, से कहूँ बुक इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, एग्जाम से पहले हम टेस्ट सीरीज दें या ना दें, तो टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए? देखो, अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है, तुम्हें टेस्ट देना ही पड़ेगा। विदाउट टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेस्ट में सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट होता है। तुम घर में क्वेश्चन बना रहे हो और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन बना रहे हो, दोनों में डिफरेंट है। घर में तुम 10 क्वेश्चन बना रहे हो और एग्ज़ाम हॉल में उस प्रेशर में एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे सभी बच्चे हैं, तो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी दिक्कत फील होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा डेफिनेटली टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है, सभी बच्चों को देना ही चाहिए, ठीक है। सभी एग्जाम में टेस्ट सीरीज और PYQs ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और टेस्ट सीरीज देने के बाद लास्ट मिनट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है, तो टेस्ट सीरीज डेफिनेटली देना चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा। एक दिन में कितना आवर पढ़ना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कोई बच्चा 4 घंटा भी पढ़ते हैं, कोई बच्चे 10 घंटा भी पढ़ते हैं, तो ये डिपेंड करता है तुम जो इफेक्टिव स्टडी कितने घंटा कर रहे हो। तो एक्चुअली ऐसे कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होता आवर का। मैं सजेस्ट करूँगा जो भी करो इफेक्टिव स्टडी करो, मतलब बुक लेकर बैठ रहे हो तो तब बुक ही लेकर बैठो, मोबाइल साइड में हटा दो। जब प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो पूरा प्रैक्टिस करोगे। मुझे लगता है दिन में अगर SSB के लिए तुम कर रहे हो तो 6 आवर्स तो देना ही होगा। अगर तुम 6 आवर ठीक से 6 महीने देते हो तो आराम से तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अभी हमारा उड़ीसा में SSB एग्ज़ाम होगा, कब होगा? अगस्त लास्ट नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक में होना चाहिए। तो उसके बारे में क्या इम्प्रूव करें? जो बच्चा अभी नहीं स्टार्ट किया है, 2 मंथ है, I mean 60 डेज़ लगभग है, तो उसमें कैसे करें कि एक एग्ज़ाम क्रैक हो जाए? देखो, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लो, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पर। MCQ मतलब बहुत ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करो, ये एक हैबिट होना चाहिए। मतलब तुम दिन में कुछ खाना खाओ या ना खाओ, दिन में एटलीस्ट 100-200 MCQ तुम टारगेट लो। दिन में 100 MCQ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से बना सकते हो। और डिफरेंट बुक से करो, ठीक है। लाइक कोई जैम की PYQs कर रहा है, कोई नेट की PYQs करो, गेट की PYQs करो, ठीक है। JEE का लगा दिया, नीट का लगा दिया, जहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, CPET का जहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ना, सब बना लो। क्वेश्चन बनाने की, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें देखोगे कहाँ से आएगा तुम्हें पता नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। और लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस उसी टॉपिक में करोगे, चैप्टर वाइज। बार बार मैं बोल रहा हूँ चैप्टर वाइज के ऊपर जोर देना है। जैसे कोई एक चैप्टर है जो देख रहे हो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है, तो इस एक चैप्टर की क्वेश्चन तुम कहीं से भी प्रैक्टिस करो, बट करो लास्ट मिनट में प्रैक्टिस करो और टेस्ट सीरीज को दो, बस मुझे लगता है ये इनफ है। जैसे हमारा एक चैप्टर होता है ना सर, ये मेरे को आता है, I mean कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेरे को आता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि हम थोड़ा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक बहुत बड़ी दिक्कत होता है कुछ टाइम, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन लेवल ना डिफरेंट एग्जाम की प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बोला, नेट का करने बोला, जैम का करने बोला, साथ में JEE नीट का भी करने बोला। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है जो क्वेश्चन लेवल कैसे आएगा। तुमने बहुत मेहनत किया, ठीक है, तुमने सोचा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में क्या हुआ, बहुत सारे आसान क्वेश्चन दे दिया। उस टाइम क्या करोगे, तुम आसान क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। और तुमने सोचा आसान आएगा, एग्जाम हॉल में गया, देखा बहुत डिफिकल्ट आ गया,
तो इसलिए मैं बोलता हूँ सभी लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब नेट कर रहे हो वो थोड़ा एडवांस है, देन गेट कर रहे हो, देन जैम कर रहे हो, देन सीवीटी कर रहे हो, देन जेई नीट कर रहे हो, मतलब एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तुम सभी लेवल की क्वेश्चंस कर चुके हो। तो अभी क्वेश्चन इजी आए या डिफिकल्ट आए, तुम सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करके जा रहे हो, तो तुम्हें वो आइडिया होगा जो हाँ मैं इसको कर लूँगा। बट ओनली नेट करके चले जाऊँगा, ये क्या होता है ना, उस टाइम आसान क्वेश्चन भी आएगा ना, तुम उसको डिफिकल्ट वे से सोचने की कोशिश करोगे और वहाँ पे बच्चा गलत कर लेता है। और क्या होता है, बहुत बच्चे इतना पढ़ लेता है ना, उसको लगता है इतना आसान क्वेश्चन आएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में ध्यान दो, इजी टू डिफ़िकल्ट मॉडरेट सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को तुम्हें करना पड़ेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है सर, जो पूछते हैं कि हम एमएससी के बाद पीएचडी करें या बीएड करें। जब एसएसबी लेक्चरशिप का रिक्रूटमेंट आता है तो एमएससी लगता है ओनली, देन एसएसबी पीजीटी का आता है तो बीएड विथ एमएससी लगता है। तो हम आगे पीएचडी करें, क्योंकि पीएचडी 5 से 6 साल भी हो जाता है, तो इतना तो दे नहीं सकते, जिसका डेडिकेशन होगा तो वही दे पाएगा। तो पीएचडी करें या बीएड करें आप? देखो एक बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, ठीक है। मैं पर्सनली मैं खुद के बता रहा हूँ, मैंने भी सोचा था जो चलो मैं बहुत ज़्यादा टीचिंग में इंटरेस्ट था। इनफैक्ट मैं जब मास्टर्स में था उसी टाइम से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है बच्चों को पहले अपने पैशन के ऊपर काम करना चाहिए, जो उसको क्या रिसर्च अच्छा लगता है, क्योंकि जो पीएचडी है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन वर्क है। तुम्हें लैब में रहना पड़ेगा 10-12 घंटे, मतलब सुबह 9 बजे जाओगे, रात 12 बजे आओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तुम्हें लगता है जो हाँ मैं तैयार हूँ इस रिसर्च में डेडिकेट करने के लिए, देन तुम पीएचडी करो, ठीक है। बट ओनली पैसे के लिए मत करो। बहुत लोग ऐसे होता है जो चलो फेलोशिप मिल रहा है चलो घुस जाते हैं, ऐसे बिल्कुल मत करो, बहुत ही बेकार होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम पीएचडी कर भी लोगे तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे, मतलब वो पीएचडी का अच्छा पेपर पब्लिश नहीं हो पाएगा। अच्छा पेपर करने के लिए अच्छा काम करना पड़ता है। और तुम बीएड की बात है, ये बहुत अच्छे है, बहुत लोग बीएड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड कर सकते हो एमएससी के बाद। और उड़ीसा में तो एग्ज़ाम होता ही रहते हैं, और अगर तुम बीएड कर लेते हो तो ऑल ओवर इंडिया की एग्ज़ाम भी तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगा, डिफरेंट जो और भी हाँ KVS है इन सब के लिए। तो अगर तुम्हें लगता है तुम एमएससी ख़त्म कर रहे हो और तभी से तुम बीएड कर भी सकते हो, और क्योंकि बहुत बच्चों को क्रैक करने में 1-2 साल की टाइम लग जाता है, तो मुझे लगता है ठीक है कर सकते हो। बट अगर तुम्हें लगता है जो मैं टीचर बनूंगा, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा एमएससी की फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वेट मत करो जो मैं एमएससी ख़त्म करूंगा तब जाकर ये स्टार्ट करूंगा, एमएससी की फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दो। एसएसबी पीजीटी की नहीं होगा चलो कोई बात नहीं, 2 साल में तुम बहुत सीख जाओगे। कोई बच्चा अगर पीएचडी कर रहा है उसके बाद वो प्रोफेसर बनने की सोच रहा है, तुम देखना एमएससी के बाद ही प्रोफेसर बन जाओगे। अगर तुम एकदम एमएससी की स्टार्टिंग डेज से कर रहे हो, तो जो भी बच्चे एमएससी की में भी है या एमएससी स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा अभी से करना स्टार्ट करो, अगर तुम्हें इस लाइन में जाना है तो। सर बहुतों का दिक्कत ये है कि सब बोलते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखो ये तो है, स्ट्रगल तो है, और जितना दिन आगे जा रहा है मैं देख रहा हूँ स्ट्रगल और भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। कंपटीशन मतलब बहुत ज़्यादा आ गया। कोई एक फॉर्म फिल हो रहा है रेलवे के, या मैं देख रहा हूँ एफएसआई क्या 2 करोड़ एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, ठीक है, 50 लाख 60 लाख दे रहा है, वैकेंसी कितना है 4000 5000 2000। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो कंपटीशन ज़्यादा आ चुका है। और सबसे जो प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ पे अभी इंटरनेट आने के कारण से माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा, तो इसलिए बच्चा बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है। तो मैं सजेस्ट करूँगा पढ़ाई के टाइम जो ये तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ है, अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन को बदलना है, ठीक है, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और तुम्हें करने की टाइम ये स्टूडेंट लाइफ ही है। देखो स्टूडेंट लाइफ में आई थिंक जो ये वीडियो देख रहा है, बच्चे नहीं देख रहा है, जो आई थिंक तुम लोग की एज काफ़ी हाई हो चुका है, कितने एज 20, 21, 22, उससे भी ज़्यादा बहुत लोग एमएससी ख़त्म कर रहे हो वो देख रहा है। तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है अभी फैमिली को संभालना है, तो जिम्मेदारी लेने की टाइम आ चुका है। तो अभी डिमोटिवेशन आएगा, बट उसको तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा, कैसे भी करो करना होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे फैमिली डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए जो भी डिमोटिवेशन है उसको तुम्हें ओवरकम करना होगा, और अल्टीमेट अगर तुम मेहनत करते जाओगे तो सक्सेस आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट सब्र करो, ज़रूर सक्सेस आएगा।
चलो चलते हैं नेक्स्ट, एसएसबी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं। एसएसबी हो गया, ओपीएससी हो गया, या जितना भी इंटरव्यू होता है ना उड़ीसा में, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देन एक पहला क्वेश्चन है सर, जो एसएसबी का लेक्चरशिप में 2-3 बार बैठ चुका है इंटरव्यू में, लेकिन क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो उन लोग बहुत सारे डिमोटिवेट हैं, तो उसको कैसे आप समझा पाएंगे। देखो, अगर तुम पैशनली काम कर रहे हो तो टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बट हो जाएगा। मेरे ऐसे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मैंने देखा जो KBS या इन सभी के लिए तैयारी कर रहा था, बहुत बार ट्राई किया, मतलब MSc ख़त्म किया 22 एज में, उनको जॉब मिला है 27 एज। ऐसे बहुत सारे मैंने देखा, PGT टीचर इन सब में जॉब मिला है। तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और हर फेलियर से तुम सीख पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर फेलियर हो रहा है कोई टेंशन की कोई बात नहीं, ट्राई करो, ट्राई करते रहोगे, और एकदम अपने एक डेट लाइन रखो, अपने एक टाइम लाइन रखो। मतलब ऐसे नहीं जो मैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट करते रहूँगा, ऐसे नहीं तो चलो मुझे 1 साल के अंदर करना है या 2 साल के अंदर करना है, तो एक टारगेट दे दो अपने अंदर, ठीक है। बहुत टाइम टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं बहुत लोग, तो कोई ऐसी बात नहीं जो अगर तुम इसको नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। टीचर बनने की और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, इसको लेकर आई थिंक हम लोग डेफिनेटली और भी बात करेंगे। ऐसे नहीं जो ओनली गवर्नमेंट जॉब ही अल्टीमेट होता है, उससे भी डिफरेंट और भी ऑप्शन होता है टीचिंग में, तो उतना चिंता करने की कोई बात नहीं। जो अगर इसको नहीं हो पाएगा तो मेरा जीवन बेकार है, ऐसे नेगेटिविटी की जो थॉट्स है उसको दूर हटाओ। अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल है तो डेफिनेटली तुम आगे जा सकते हो। सब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास है तो डेफिनेटली तुम आगे जा सकते हो। बात करते हैं इंटरव्यू में कैसे जाएंगे। तो फर्स्ट है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए सर। एंड इंग्लिश वर्सेस ओडिया का थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं मेनली IIT के होते हैं, तो मेनली इंग्लिश में बोलना प्रीफर करते हैं। एंड उन लोग भी उड़ीसा के होते हैं, वो IIT के प्रोफेसर होते हैं, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यदि हम कंपैरिजन करें इंग्लिश एंड ओडिया का, तो 95% एंड 5% का ओडिया होता है ओनली, एंड इंग्लिश 95% का होता है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है। लेकिन हमारा जो एडवर्टाइजमेंट आता है, जो गाइडलाइन बताता है कि आप इंटरव्यू में ओडिया में बात कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रीफरेबल नहीं देते हैं। देखो, ड्रेस कोड पहले जो बात है उसको फॉर्मल पहन के जाओ, ठीक है। ऐसे उतना ज़्यादा ड्रेस कोड में नॉर्मल फॉर्मल तुम पहन के जाओ, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोचता है जो चलो मुझे एकदम बाल ऐसे कटना है, ऐसे करना है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे नॉलेज अल्टीमेट है, नॉलेज को बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो तुम इंग्लिश और उड़िया की जो बात करो, हाँ बहुत लोग चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि तुम एक कॉलेज में पढ़ाने वाले हो या स्कूल में पढ़ाने वाले हो, चाहते हैं जो कुछ हद तक इंग्लिश नॉलेज उसके पास रहे, ठीक है। बट कोशिश करना जो आंसर तुम करोगे, ठीक है, उसको बेसिक एकदम उतना ग्रामर मेंटेन करना ऐसे की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो सवाल है उसको इंग्लिश में दिया जाए, ठीक है। और उड़िया भी तुम उसके मिडिल में यूज़ कर सकते हो कुछ हद तक, मतलब ऐसे बहुत नहीं जो पूरा फ्लुएंटली इंग्लिश तुम, बहुत बच्चे नहीं बोल पाएगा मुझे पता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बट तुम्हारे अगर नॉलेज तगड़ा है तो बहुत हद तक तुम्हें प्रेफरेंस मिल सकता है, मतलब अगर इंग्लिश तुम नहीं बोल पा रहे हो तो। बट उतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, ऑप्शन रहेगा। और जो ड्रेस कोड तुम जैसे भी पहन के जाओ, तुम्हें पोलाइट रहना है, कूल रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो तुम्हें हमेशा कोशिश करेगा, जो तुम्हें कुछ पता नहीं है ऐसे मतलब तुम्हें हमेशा ऐसे क्वेश्चंस करेगा जो चलो तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसको फील कराने के लिए, ठीक है। तो उसको ओवरकम करना है। बट बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूअर भी होता है, बहुत अच्छे होता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो चलो ये बताओ, अगर नहीं बता पाओगे तो फिर भी हेल्प करेगा। तो डिपेंड कर रहा है तुम्हारे सामने कौन बैठ रहा है, ठीक है। सभी किस्म की इंटरव्यूअर भी होता है, तो उतना परेशान नहीं है। पहले एग्ज़ाम क्रैक करो और ख़ुद को कूल रखो, ठीक है। जितना ज़्यादा खुद को शांत रखोगे और क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे और जितना पूछा गया उतना ही आंसर करोगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम्हें पूछा जा रहा है उतना ही आंसर करो। बहुत लोग ज़्यादा बोलने की कोशिश में ना फंस जाता है, ये बहुत बार होता है। ज़्यादा बोलना नहीं है, जितना बोला है उतना ही बोलो, ठीक है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, गलत मत बोलो। अगर नहीं पता है चलो उसमें ही तुम बोल दो ये मुझे नहीं पता है। अगर नहीं पता है बोलोगे ना, चलो उसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा। पर तुम कॉन्टिन्यूसली गलत बताते जा रहे हो, ये बहुत ख़राब इम्पैक्ट आती है। अगर ऐसे हो सकता है सभी बच्चों को सभी कुछ पता नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है, वो भी तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर गलत बता रहे हो, तुमने 3-4 क्वेश्चन गलत बता दिया, बट उसमें तुम्हारा काफ़ी डिमेरिट होगा।
तो गलत नहीं बताना है, ऑनेस्टी रखना है इंटरव्यू हॉल में। सर डेमो कैसे करते हैं या कैसे देते हैं, ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करना चाहिए? तो मैं सजेस्ट करूँगा डेमो, फाइनल डेमो देने से पहले घर में 2-3 बार डेमो दो, ठीक है, 2-3 बार यूज से ज़्यादा दो। और डेमो की, अच्छा डेमो देने की जो तरीका है मुझे लगता है, एक घर में जो या आसपास जो कोचिंग वगैरह है, अगर तुम्हारे ऐसे कांटेक्ट में, तो वहाँ पे जाकर डेमो दो, बच्चों के सामने 1-2 बार पढ़ाओ। क्योंकि घर में अकेला पढ़ाना और बच्चों के सामने, या तुम्हारे दोस्त वगैरह है जो उसके सामने पढ़ाना, ये डिफरेंस होता है। अकेला बहुत लोग डेमो प्रैक्टिस करके जाता है, बट सामने जब इंटरव्यूअर को देखते हैं ना, वो डर जाता है, और जो प्रिपेयर करके आए सब भूल गया है। तो जो बच्चा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, जो ऑलरेडी टीचिंग कराता है, तो बट जो अभी टीचिंग उतने अच्छे से नहीं कराता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले इंटरव्यू के पहले जो डेमो है उसको पहले 3-4 बार दो, कुछ बच्चों के सामने 4-5 बच्चों को बिठाओ, उनको बोलो जो भी समझ नहीं आ रहा है मुझे बोलो, क्वेश्चन करो, ठीक है। जब तक वो समझ नहीं आ रहा है उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर लो। जो उस बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा है तो इंटरव्यू भी तुम्हें वो क्वेश्चन कर सकता है। और जो भी टॉपिक तुम सिलेक्ट करो उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से तुम्हें उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंटरव्यू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब तुम डेमो देने जाओगे, तुम्हें उसको ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इजी हो, ठीक है, इजी मतलब तुम्हारे लिए इजी हो, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट की एकदम बेसिक नॉलेज से तुम्हें क्लियर है, और पढ़ाना स्टार्ट भी शुरू करोगे एकदम बेसिक से। शायद तुम कॉलेज के लिए पढ़ाना स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करोगे एकदम बेसिक से, मतलब लग रहे हो जो तुम एकदम बच्चों को पढ़ा रहे हो, 11-12 की बच्चे को, मतलब बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए। डेमो अगर तुम थोड़ा भी एडवांस से स्टार्ट करो तुम्हें पकड़ लेगा, जो तुम यहाँ से कुछ स्टार्ट करो, और वो समझ जाएगा तुम्हें पढ़ाना नहीं आता। अगर हम लोग IIT के लिए भी पढ़ाते हैं, बट स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करते हैं, तुम्हें जान लेना पड़ेगा उसको आता नहीं है कुछ, और बहुत ही बेसिक सा सवाल तुम्हें पूछा जाएगा, इतना बेसिक सवाल पूछा जाएगा ना, तुम खुद हड़बड़ी में मतलब गलत आंसर कर दोगे, तुम सोच भी नहीं सकते इतने आसान क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है। कुछ केस में बच्चों की साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है, तो चलो इस बच्चा ऐसे कंडीशन में है तो तुम क्या करोगे, तो इस तरीके की जो B.Ed में पढ़ाया जाता है, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो वहाँ पे भी कुछ हद तक ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देन डेमो कितना मिनट्स का होता है सर? देखो डेमो जो है, डेमो उतना टाइम तक नहीं लेता है, और तुम स्टार्ट करोगे वह तो टॉपिक क्या करेगा, घुमा देगा। जब भी तुम डेमो देना स्टार्ट करोगे ना, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा। तुम डेमो 3-4 मिनट दोगे, उसके बाद ही देखना क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन, उस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो जस्ट तुम्हारा जो पढ़ाने की तरीका है ये देखना चाहता है। क्योंकि वो जब भी तुम पढ़ाना स्टार्ट करोगे वहाँ से क्वेश्चन में वो खींचेगा और कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन में रहेगा। तो डेमो बहुत लंबा नहीं होगा, बट जो इनिशियल स्टेज में तुम शुरू कर रहे हो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से इंप्रेशन देना है, और जो तुम्हारा बोलने की तरीका है इन सभी को बहुत अच्छे से कर लो। और बहुत लंबा नहीं होगा, मुझे लगता है 4-5 मिनट के बाद ही वो क्लोज करके तुम्हें क्वेश्चन में खींचेगा, ठीक है। तुम एक टॉपिक पढ़ाओगे, साथ में उसके अंदर क्वेश्चन कर लेगा वो लोग। एक बोले कि काफ़ी कबार एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हमको पता होता है लेकिन जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो गलत होता है। हाँ, देन हमको भी पता चलता है कि ये मैं गलत बोल दिया। इंटरव्यूअर के सामने तुम ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते हो, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तुम्हें अगर लग रहा है जो मैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाऊँगा या शो ऑफ करके, तो ये हो नहीं पाएगा। तो कभी भी अगर तुम्हें रियलाइज हो जो तुम गलत बता रहे हो या गलत बता चुके हो, तो उसको तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना होगा जो तुम गलत हो, ठीक है। क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहता जो तुम क्लास में जा रहे हो और कॉन्टीन्यूसली एक बच्चों को गलत बता रहे हो, क्योंकि आज तुम्हें वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, कल तो जाकर कोई बच्चा उसको क्वेश्चन करेगा, तो बच्चों को तो गलत बता ही देगा। तो वो लोग तो ऐसे टीचर को हायर नहीं करना चाहता जो बच्चों को गलत बता देगा। अगर पता नहीं है तो बच्चों को सीख कर बताएगा, ठीक है। वो यही टीचर चाहते हैं, यही टीचर नहीं चाहता है जो बच्चों को गलत सिखाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन तुम गलत बता रहे हो, तुम्हें लग रहा है तो, या तुम्हें डाउट भी आ रहा है, तो उसको बताओ जो सर मुझे इस दोनों में डाउट आ रहा है, ठीक है। मतलब तुम जो उस क्वेश्चन में श्योर नहीं हो वो बता दो। अगर तुम्हें लगता है तुम श्योर नहीं हो बट फिर भी तुम्हें कॉन्टीन्यूसली गलत बता रहे हो, वो बहुत बुरा इंप्रेशन आता है। क्योंकि मैं भी अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं नहीं पसंद करूँगा मेरे सामने जो इंटरव्यू दे रहा है वो कॉन्टीन्यूसली मुझे गलत आंसर बता रहा है या कॉन्फिडेंस के साथ गलत बता रहे हैं, ये तो और भी बुरा है, क्योंकि फ्यूचर में बच्चों के ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ेगा। तो
ये बहुत बुरा है। अगर गलत बता रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करो, और इसमें कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है सर, पेपर पब्लिकेशन पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए इंटरव्यू के क्रैक करने के लिए? तो कितना इफेक्टिव होता है पेपर पब्लिकेशन? देखो, पेपर पब्लिकेशन की जो इम्पोर्टेंट है, कुछ हद तक पढ़ना चाहिए पेपर पब्लिकेशन, क्योंकि कुछ कुछ केस में जो प्रोफेसर, जो साइंटिस्ट आ रहा है आईआईटी, एनआईटी या इन सब से, तो कुछ हद तक क्वेश्चन पूछ देता है। तो तुम्हें थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए जो इंटरव्यू पैनल में कौन कौन है। तो अगर तुम्हें पता चल जा रहा है इंटरव्यू पैनल में कौन सा प्रोफेसर आ रहा है, तो उसकी थोड़ा जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोफाइल है, उसको चेक कर लो, उनकी थोड़ा पेपर को भी पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, काफ़ी इम्पैक्ट आता है और प्रोफेसर खुश भी हो जाता है अगर उसकी कोई जर्नल से, उसकी कोई पेपर से क्वेश्चन कर रहा हो, तुम आंसर दे रहे हो, ऑब्वियसली सभी खुश हो जाता है। तो पेपर पब्लिकेशन कुछ हद तक ज़रूरत होता है, तो पढ़ के जाओ, बिल्कुल पढ़ के जाओ, वो ज़रूरत होता है। हमारा उधर क्या होता है ना सर, इंटरव्यू में आप यदि आईआईटी का हो या पीएचडी करके आए हो तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है एज कंपैरिजन स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो आईआईटी का टैग का तो कुछ हद तक बेनिफिट्स मिलता है, इसको तो मैं बोलूँगा मिलता है। अगर कोई प्रोफेसर ले रहा है तो कुछ हद तक बेनिफिट्स मिलेगा आईआईटी की टैग का। बट अगर तुम नॉलेज में कॉन्टीन्यूसली फोकस करते हो और तुम हार्ड वर्किंग हो, अगर तुम्हें वहाँ पे रियलाइज़ कर रहा है वो लोग जो इंटरव्यू है, जो हाँ ये हार्ड वर्किंग है, पढ़ाना इसका पैशन है, ठीक है, ये हमेशा शो करना चाहिए जो पढ़ाना तुम्हारा पैशन है। मतलब तुम ऐसे नहीं जो ओनली गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देने आए हो, ये होना चाहिए हमेशा तुम्हारे हर बात पे, हर क्वेश्चन के आंसर, जो तुम सब्जेक्ट की टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो, तुम सब्जेक्ट बहुत प्यार करते हो और तुम उसके लिए सब कुछ करोगे। तो अगर ये रियलाइज़ होता है जो इंटरव्यूअर को, तो डेफिनेटली तुम्हें सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और तब तुम्हारी डिग्री कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी नॉलेज जो है वो तगड़ा होना चाहिए। लाइफ में प्लान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लाइफ में प्लान भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, पहले तो हम लोग जो कर रहे हैं उसको करोगे, प्लान भी होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मुझे लगता है एक सर्टेन टाइम तक तुम्हें कुछ चीज़ के ऊपर लगे रहना चाहिए, जो मुझे लगता है। जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कुछ टाइम पहले जो कुछ बच्चे ने 4-5 बार या 2-3 बार फेल हो गया है, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी तुम तो एक टाइम तक ही दोगे ना, ऑलरेडी 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुका है, तो उसका भी एक टारगेट है, शायद तो 4-5 बार और दिया, बट उसके बाद तो उसको कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाना ही पड़ेगा ना। वो तो बैठ कर नहीं बार बार ट्राई कर सकता है। हाँ, वो प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसको फैमिली को भी संभालना है, तो उसके बाद वो कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम में बैठ रहे, ये हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर तुम टीचिंग में रहना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा प्लान है टीचिंग में, तो तुम गवर्नमेंट में नहीं हुआ, तुम प्राइवेट में तुम्हें घुस जाना चाहिए, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर तुम्हारे पास अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, तुम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में आ जाओगे और पूरी समाज तुमसे धीरे धीरे दूर होते रह जाएगा। पूरी समाज, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, तुम घर में भी ठीक से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर से तुम टूट जाओगे। तो मुझे लगता है एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए जहाँ पे तुम्हें मिल रहा है प्राइवेट में, उसके बाद तुम कॉन्टीन्यूसली जो तुम्हारे पैशन है उसके ऊपर काम करो। बट मैं वही करूँगा, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूँगा, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बुरा डिसीजन होता है। अभी थोड़ा केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं, हम तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है ना, तो सर कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। ମୁଁ ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଲ ମାର୍କ ଆସେ, ମୋର ଫିଜିକାଲ୍ ଟିକେ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ एक्चुअली ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମେଣ୍ଟର ଥିଲେ ଅନୁପ ସାର୍। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଆସୁନଥିଲା, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ଯେ ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି, ବଟ୍ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ମୋତେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଓସିକୁ ପଶିବା ନା, ସେତେ ବି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 3 to 6 ମନ୍ଥ ଯାଏଁ ମୁଁ ଅନୁପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଟିକେ ହାଇ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେ ବି ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ ଅଛି या ଯେଉଁଠି ବି ଆଜି ଅଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ हेल्प करिसेंती, तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ थैंक यू सर। तो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ तो एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे टैकल किया जाए? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बच्चों को नहीं होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा वीकनेस पॉइंट है, कैसे उसको अच्छा करा जा सकता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बच्चे डरते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तुम्हें जो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करो। बहुत लोग क्या करते हैं, हमेशा पहले ही जाकर रिएक्शन मैकेनिज्म करने चले थे, रिएक्शन मैकेनिज्म कर नहीं पाओगे। मेन है जीओसी, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ऑर्गेनिक की बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, और रिएक्शन मैकेनिज्म अगर तुम समझ लिया, तो तुम सब कर सकते हो। और टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, हर बारी से नहीं होगा।
जो भी ऑर्गेनिक की डाउट्स है, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर डाउट्स आ रहे बुक रीड करो, बुक पढ़ना पड़ेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा बुक पढ़ता था क्योंकि बुक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि कोई एक रिएक्शन मैकेनिज़्म तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम कोई भी एक लेक्चर देख लिया नहीं बनेगा, तुम बुक पढ़ो, डिफरेंट बुक से पढ़ो, तब तुम्हें धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो टाइम अगर दोगे तो डेफिनेटली होगा। मुझे नहीं लगता ऑर्गेनिक उतना डिफिकल्ट है, ऑर्गेनिक तो मुझे आसान ही लगता है। ठीक है, स्टीरियो, अच्छा स्टीरियो में थोड़ा, स्टीरियो के लिए कुछ बुक पढ़ सकते हो, डिफरेंट बुक्स करता है। जैसे एक एन तिवारी का बुक आती है, ठीक है, उसको मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको मैं पीडीएफ भी मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, अगर किसी बच्चों को देना है। वो बुक एक अच्छा बुक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। और स्टीरियो में एक्चुअली क्या है, स्टीरियो तो विजुअलाइजेशन है कम्प्लीटली, स्टीरियो केमिस्ट्री। विदाउट विजुअलाइजेशन तो तुम कर नहीं पाओगे, और स्टीरियो केमिस्ट्री अगर वीक हो जाओगे ना तो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी नहीं कर पाओगे। जो रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन होता है ना सर, वो स्टीरियो में ही फंस जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो स्टीरियो को भी पहले जीओसी पढ़ो, देन स्टीरियो पढ़ो, देन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करो, SN1, SN2, E1, E2, इन सबको अच्छे से समझो, और जितने भी रिएजेंट्स हैं इन सभी का नॉलेज रखो, तो धीरे धीरे हो जाएगा। बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा बोल दीजिए सर, फिजिकल के लिए किन किन बुक को फॉलो करना चाहिए? एक चैप्टर होता है ना सर, उसके लिए ही वेरियस बुक होता है, तो बुक लिस्ट थोड़ा बोल दीजिए सर। देखो, बुक की अगर बात करते हैं तो बुक इंडियन ऑथर होता है, फॉरेन ऑथर सभी होता है। तो मुझे लगता है उड़ीसा के बच्चे इंडियन ऑथर में ज़्यादा फोकस करते हैं, दोनों ही करते हैं, ठीक है, दोनों ही करता है। तो ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर ही करता था, बहुत ज़्यादा बाहर की। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में पुरी शर्मा पठानिया, ये बहुत बढ़िया बुक है, कर सकते हो। बहुत लोग फॉरेन ऑथर में क्लास्टलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, बट पुरी शर्मा पठानिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। KL कपूर के भी काफ़ी सारे वॉल्यूम आता है, उनको भी पढ़ते हैं बहुत लोग, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक में देखो, एक बुक मतलब सबसे बेस्ट है, दैट इज़ अ क्लेरिन। अगर क्लेरिन पढ़ पाते हो ऑर्गेनिक में तो मुझे लगता है उसके ऊपर कोई बुक नहीं है, वो बेस्ट बुक है, ठीक है। बहुत लोग और भी दूसरे बुक पढ़ते हैं, जगदम्बा सिंह, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट बुक पढ़ते हैं, तो ठीक है, बट क्लेरिन को अगर करोगे तो काफ़ी अच्छे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लेरिन से डायरेक्ट आ जाते हैं। और इनऑर्गेनिक में जैसे इजी भी एक बुक होता है अजय कुमार, उसको पढ़ सकते हो। बहुत लोग मिसलर एंड टॉर इन सब पढ़ते हैं मेन ग्रुप के लिए, अजय कुमार भी एक इजी बुक है, तो इसको भी कर सकते हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत बच्चे ट्राई करते हैं, भोगेल एक बुक होता है, उसको पढ़ सकते हो, भी अच्छे बुक है। तो बुक तुम किसी भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो, बुक की ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो इसी बुक को पढ़ना होगा, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक तुम पढ़ सकते हो। बुक की ऐसे मैं नहीं बोलता जो पर्टिकुलर इसी बुक को पढ़ना है, बहुत सारे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए फिजिकल बैनुअल पढ़ता है, बहुत लोग केम पढ़ता है, ठीक है, बैनुअल अच्छा बुक है, बैनुअल पढ़ो। एक इंडियन ऑथर है, बहुत बढ़िया बुक है, जिसका नाम है YR शर्मा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया, तो YR शर्मा पढ़ सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये हमारा उड़ीसा में ओपी केमिस्ट, तो मेनली एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बुक क्या फॉलो करना चाहिए, तो किन किन बुक को फॉलो करना चाहिए? मेनली असिस्टेंट केमिस्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री ही वेरीज करता है, उतना तो ऑर्गेनिक ही आता है सर, तो एनालिटिकल केमिस्ट के लिए कौन सा बुक आप सजेस्ट करेंगे? देखो, एक तो बुक है जो मैंने बोला वोगेल, इसको पढ़ सकते हो। एक बुक आती है, एक बहुत सारे बुक मैंने MSc के टाइम में भी फॉलो किया था, उस टाइम तो उतने सारे कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, बट कैरियर एंडोवर की कुछ बुक आती है, ठीक है, कैरियर एंडोवर की, मतलब उसका PDF शायद टेलीग्राम ये सब में अवेलेबल ही होता है। वहाँ पे एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का अलग से बुक बनाया गया है। वो बुक बेसिकली जो UPSC जियो साइंटिस्ट है ना, उसके लिए भी काफ़ी बच्चे फॉलो करता है, उस बुक को देख सकते हो। वहाँ पे काफ़ी मतलब उसके अलग अलग मॉड्यूल होता है, ऑर्गेनिक का भी, मतलब टोटल केमिस्ट्री में शायद 6 मॉड्यूल है, और मैंने भी उसको जेरोक्स किया था, काफ़ी सारे बुक को जेरोक्स कर लिया था मैंने, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से है, क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, तो उसको भी पढ़ सकते हो। सारे मतलब जो टेक्निक्स है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोलरिमेट्री, इन सब बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे नॉर्मल MSc की स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिया गया है, सभी जो टाइट्रेशन वगैरह है सब कुछ, तो उसको एक बार देख सकते हो, ग्रेविमेट्री सब कुछ दिया गया है। जो मैंने IIT ପାଇଁ प्रिपेरेसन करूଛନ୍ତି या करिवे, तो अनुप सर को आप फॉलो करेंगे आराम से, पिला IIT NIT सिलेक्शन पाई आइजर नाइजर जी भी एग्जाम अच्छी ना ऑल ओवर इंडिया रे, अनुप सर को स्टूडेंट सबुठी पाइबे, तो से आप जदि
आईआईटी मेनली आईआईटी जब प्रिपरेशन करूँगी तो आप ऑप्शन को फॉलो करेंगे। ओके, आपका लैंग्वेज में थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा सुन ले तो अच्छा होगा। देखो उड़ीसा और बंगाली बहुत हद तक सेम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा तो जो बच्चे प्रिपरेशन ले रहा है तो अच्छे से करो। और सुमन भी बहुत अच्छे काम कर रहा है, ठीक है। तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक वीडियो कंटेंट ये बना रहा है, और मैं भी ये स्टार्टिंग में बनाया था, मुझे पता है कितना हेक्टिक होता है, ठीक है। मतलब कोई भी पैसा नहीं मिलता यूट्यूब से, ठीक है, ये सही, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कोई भी पैसा नहीं मिलता है। और ये जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो डेफिनेटली सुमन को सपोर्ट करो। और मैं चाहता हूँ उड़ीसा से ऐसे जो काम कर रहा है यंग जनरेशन ऐसे आगे आए, एडुकेशन फील्ड में आगे आए, क्योंकि बहुत लोग तो अभी सब कुछ कर रहा है, टिकटॉक ये सब तो बनाने में बिजी है, और ऐसे एडुकेशन चैनल की बहुत ज़रूरत है उड़ीसा में। तो बहुत अच्छे कर रहे हो, तो डेफिनेटली उनको फॉलो करो और उनकी सपोर्ट करो। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में एक मैसेज मुझे देने बोला था बंगाली में, तो देखो আমি জানি না কজন বাংলা বুঝবে এখানে, তো যারা প্রিপারেশান নিচ্ছ তাদের সবাইকে বলবো একদম মাথা ঠান্ডা রাখো, প্রিপারেশান বেশি করে প্র্যাকটিস করো, টেস্ট সিরিজ দাও। যদি এটা কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকো ডেফিনেটলি খুব ভালোভাবে করতে পারবে। তো অল দ্য বেস্ট সবাইকে। আর যেটা স্বপ্নে লক্ষ্যে আছো সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাও সবসময়। নিজের স্বপ্ন যেটা আছে সেটা পূরণ তোমাকেই করতে হবে, অন্য কেউ এসে তোমায় সেটা করে দেবে না। তো जो স্বপ্ন যেটা আছে সেটাকে এম বানাও আর এগিয়ে চলো। অল দ্য বেস্ট। थैंक यू सर आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। जहाँ को जोटा डाउट आउट कमेंट सेक्शन कहींपारे तार रिप्लाई मुझे करदेवी। ओके, थैंक यू। जो वीडियो को भल लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, जय जगन्नाथ।